नमस्कार, यक्ष वास्तु विजन में आपका स्वागत है। वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामुपी मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि यदि आपके नवनिर्मित भूमि के नीचे मनुष्य या जानवर का शल्य है तो आपके प्रश्नों के आधार पर यह बता दिया जाएगा कि किस दिशा में कितने फीट की गहराई पर यह शल्य है, उसे निकलवा करके बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, कुछ लोगों की उत्सुकता होती है अगर कोई धन सोना चांदी तांबा पीतल इत्यादि हो तो वो भी बता दिया जाएगा कि अगर कोई धन सोना चांदी तांबा पीतल है वो आपके अंश में है या नहीं, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद आता है कि भवन निर्माण कैसे कब प्रारंभ हो। तो मैं आपको बता दूं, यथार्थ वशिष्ठ का जो कथन है कि वास्तु ज्ञानम प्रेक्षामि यदुक्तम ब्राह्मणा पुरा ग्राम सद्न पुरादीनाम निर्माणम सूक्ष्म वधुनाम। आज मैं जो आपको प्रक्रिया बता रहा हूं वो ब्रह्मा जी ने ग्राम पुर या भवनों के निर्माण का सूक्ष्म विधान जो बताया है वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। गृह निर्माण आरंभ का शुभ मंथ मैं आपको बता दूं, कार्तिक मास, फाल्गुन मास और माघ मास, ये शुभ मंथ। शुभ तिथि रविवार और मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन आप नए भवन का निर्माण कार्य आरंभ करा सकते हैं। अब प्रथम खाद्य में क्या है कि हमेशा विद्वानों या मनीषियों द्वारा यह जान लेना आवश्यक है कि शेषनाग का मस्तिष्क किस दिशा में है। कहीं ऐसा न हो कि प्रथम खाद्य के समय प्रथम प्रहार नाग के मस्तिष्क पर, अन्यथा अगर ऐसा होता है तो उससे भारी नुकसान हो सकता है। धरती माता की गोद में आप अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कराने जा रहे हैं। शेषनाग हर तीसरे महीने अपनी दिशा बदलते रहते, इसलिए पंडितों या विद्वानों द्वारा यह जान लेने के उपरांत ही प्रथम खाद्य खुदाई प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे नागों के मस्तिष्क पे कोई प्रहार न हो। अब उसके बाद आता है मुख्य द्वार। मैं आपको बता दूं कि आपके आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार भूस्थल को 81 पदों में बांट दिया जाता है। जब आप पूर्वी दिशा में मुख करके खड़े होते हैं अपने भूस्थल पर तो ईशान्य से प्रारंभ होता है, जो शिखी से प्रारंभ होता है और दिति तक जाता है। तो जब पूर्वी दिशा से परिक्रमा करेंगे तो 8 भाग पूर्वी दिशा, 8 भाग दक्षिणी दिशा, 8 भाग पश्चिमी दिशा और 8 भाग ईशान्य दिशा। इन 8 दिशाओं में बांटने के उपरांत शिखी से प्रारंभ करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वी दिशा में आपका मुख्य द्वार कहां होना चाहिए, क्योंकि जब गणना करेंगे तो पूर्वी दिशा से हम प्रारंभ करेंगे, शिखी से प्रारंभ करेंगे और तीसरे या चौथे स्थान पर जयंत और इंद्र होते हैं। तो पूर्वी दिशा में जयंत और इंद्र, इन स्थानों पे मुख्य द्वार का निर्माण कार्य करना चाहिए। दक्षिणी दिशा में मैं आपको कतई सलाह नहीं दूंगा कि दक्षिणी दिशा में आप मुख्य द्वार बनवाएं। पश्चिमी दिशा में 20वें और 21वें स्थान पर पुष्पदंत और वरुण,
उत्तरी दिशा में 27वें और 28वें स्थान पर भल्लाट और सोम। ये मुख्य द्वार हो गया। मुख्य द्वार के बाद मुखिया का कमरा। मुखिया का कमरा दक्षिणी दिशा में होना चाहिए, लेकिन नैऋत्य की तरफ, नैऋत्य से 5 फीट की जगह छोड़ने के उपरांत दक्षिणी दिशा में मुखिया का कमरा होना चाहिए। आपके घर में अगर कन्याओं की संख्या है 1 या अधिक है, तो भी आप वायव्य कोण में कन्याओं के रहने का स्थान बनवाएं। नव दंपति के लिए भी आपका नैऋत्य कोण 5 फीट छोड़ने के उपरांत ही रखना उचित है, या पश्चिमी दिशा में भी रख सकते हैं। तो अब ईशान्य कोण से चलिए। ईशान्य कोण देवी देवताओं का स्थान होता है। वहाँ आप पूजा स्थल रख सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं। वहाँ आप अपना तिजोरी भी रख सकते हैं। और कुछ लोग अंडरग्राउंड जगह बनवाते हैं, वो ईशान्य कोण में होना चाहिए। पूर्वी दिशा में देवताओं का स्थान, पूजा स्थल होना चाहिए। आग्नेय कोण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चूल्हा, गैस सिलेंडर, विद्युत बोर्ड, जनरेटर इत्यादि आपका आग्नेय कोण में रहना चाहिए। नैऋत्य कोण में आपका शौचालय, पश्चिमी दिशा में आपका शौचालय और स्नानघर होना चाहिए। वायव्य कोण में कन्याओं के रहने का स्थान, उत्तरी दिशा में मेहमानों के रहने का स्थान, अध्ययन कक्ष और कुबेर का स्थान होना चाहिए। और इसके उपरांत जो मध्य का स्थल है घर के, वो ब्रह्म स्थान कहा जाता है। वो सबसे पवित्र होना चाहिए। आप वहां लाबी या आंगन रख सकते हैं। अब आ गया क्रम सीढ़ियों का। सीढ़ियां दक्षिण दिशा में कदापि न बनवाएं, क्योंकि दक्षिणी दिशा में सीढ़ियां बनवाने से घर में कन्याओं की वृद्धि होती है। इसलिए पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा और उत्तरी दिशा ही कन्याओं के, पश्चिमी दिशा ही सीढ़ियों का स्थल होना चाहिए। सीढ़ियों के बाद अब आप जैसे ही निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे, आपको जल की जरूरत पड़ेगी। तो बोरिंग कहाँ करवाएं? कभी कभी ऐसा होता है कि कई जगहों पे बोरिंग कराया जाता है और वहाँ पानी का स्रोत नहीं रहता है। ये भी स्थल विद्वान आपको बता देंगे कि किस स्थल पर ही बोरिंग कराएं जहाँ आपको जल का स्रोत मिले, आपको परेशान न होना पड़े। ये भी आपको आपके प्रश्नों के आधार पर बताया जाता है। बोरिंग पूर्वी दिशा में होना चाहिए। पूर्वी दिशा में बोरिंग होने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पश्चिमी दिशा में बोरिंग होने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। उत्तरी दिशा में बोरिंग होने से सुख की प्राप्ति होती है। और ईशान दिशा में बोरिंग कराने से पुष्टि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब ये आपके भवन की आंतरिक स्थिति और शयन कक्ष जो है, वो शयन कक्ष में कैसे सोना चाहिए मैं आपको बता दूं। मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित विभिन्न पुराणों के आधार पर ही इस वास्तुशास्त्र की रचना हुई है, और उन्हीं के आधार पर मैं यह सूक्ष्म प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा हूं। सोना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 8 घंटे प्रत्येक व्यक्ति को
आराम करना चाहिए। दिन भर का थका मादा आदमी, जिस व्यक्ति को नींद नहीं लगती है, उसको विभिन्न तरह की बीमारियां ग्रसित कर लेती हैं। लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी है और आपको अच्छी नींद लेना है और आपको उससे लाभ लेना हो, तो विष्णु पुराण का यह कथन मैं आपको बता रहा हूं कि प्राच्यम दिशि शिरस्तम याम्या यामत वा नृप सदैव स्वयतः पुंसो विपरीतम तु रोगदम। सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तु रोगदम। पूर्व दिशा में सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति, दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से धन व आयु की वृद्धि, और पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से चिंता सताती है। मैं आपको बता दूं, उत्तरी दिशा में कदापि सिर करके और दक्षिण दिशा में पैर करके शयन न करें, क्योंकि हानि और मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और आयु क्षीण होती है। मैं आपको बताऊं कि अगले एपिसोड में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, जो ये तो भवन निर्मित स्थल हो गया, भू निर्मित स्थल हो गया। मैं आपको बता दूं कि आजकल फ्लैट का सिस्टम ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग फ्लैट पसंद कर रहे हैं। फ्लैट में किस तरह का फ्लैट आपको लाभदायक है या उसमें कोई दोष है, तो उसका समाधान बिना तोड़ फोड़ के क्या समाधान है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कदापि न भूलें, और आपको कोई संशय हो तो आप YouTube में लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद अपने मैसेज डाल दीजिए। अगले एपिसोड में आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका सुंदर भवन निर्मित हो, ऐश्वर्य और धन की वृद्धि हो, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हो, आप अपने नवनिर्मित भवन में सुखी रहें। अगले एपिसोड में मैं आपको पुनः भवन की आंतरिक प्रक्रिया और रंगों का कितना महत्व है और कौन सा रंग किस रूप में इस्तेमाल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको चौथे एपिसोड में बताऊंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।